नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने ईरान के प्रधानमंत्री को कॉल किया और कुछ बोला उनके कान में। और इससे पता लगता है कि मोदी जी ने अब अपनी राह उन्होंने खड़ी कर ली है और ट्रंप के साथ बहुत बड़ा पंगा भी ले लिया। क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रंप ने मोदी से पंगा लिया था जब हमारा वॉर शुरू हुआ था पाकिस्तान के साथ। हमें जो भी किया उसने, उसके बाद 10 बार झूठ बोल दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया है, मोदी जी ने मेरे कारण इस युद्ध को रोका है। जबकि मोदी जी ने फोन करके बोला ट्रंप को कि तुम्हारा कोई रोल था नहीं तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। अब आपको मालूम है कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है सारे कंट्रीज का। जिसको देखो वो ईरान को गालियां निकाल रहा है। और इसके बीच में मोदी जी इजराइल को कॉल नहीं करते जो हमारा डिफेंस का पार्टनर है, और वो ईरान को करते हैं। और आपको मालूम है कि ईरान के अंदर हमारा 4 पोर्ट है जिसके ऊपर इजराइल ने हमला नहीं किया है, ना अमेरिका ने किया। कोई भी हमारे पोर्ट के ऊपर, हमारा पोर्ट बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास है, उसके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया। जबकि ईरान ने, उन्होंने हाइफा पोर्ट के ऊपर अटैक किया, जो कि वो पोर्ट अदानी बना रहा है, भारत बना रहा है। अब इसके बीच में मोदी जी का कॉल करना, यूएसए से पंगा लेना और एक मैसेज देना दुनिया को, ये है डिप्लोमेसी, जिसको आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बीच में आपको भारत दिखता है। ट्रायंगल जबरदस्त है। आपको मालूम है एक तरफ इजराइल है, हमारे टाइज हैं, दूसरी तरफ ईरान है, तीसरी तरफ अमेरिका है, और सारे स्यापे के बीच में भारत फंसा हुआ है। अभी तो पाकिस्तान को मैंने टच नहीं किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैटर्स पे हम छोटे मोटे कंट्रीज की बात नहीं करेंगे। और आपको मालूम है कि मोदी अगर कॉल करेंगे वो भी ईरान को, कुछ ना कुछ मैसेजिंग तो होगी इसके पीछे। अब मैसेजिंग की बात करते हैं। और क्या मोदी जी ट्रंप को दिखा रहे हैं कि तेरी लैंग्वेज में मुझे बात करनी आती भी है, तुम्हारे लिए ईरान दुश्मन होगा लेकिन मैं बात कर सकता हूं। और क्या इस वक्त, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मोदी जी को इस वक्त उसी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए जैसे ट्रंप बोलता था कि मैंने ट्राई किया, मैंने युद्ध रुकवा दिया। मोदी जी बोल दे कि दुनिया, ट्रंप जैसे लोग वो युद्ध शुरू कर सकते हैं, खत्म हम कर सकते हैं। और क्या मोदी जी ने इजराइल को छोड़कर ईरान को कॉल किया है? क्या आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेप है ये, और इसमें इजराइल के ऊपर क्या बीत रही होगी? ये सारी ऊपर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये टॉप स्टोरी है अभी की। अभी अभी ट्वीट किया है और भारत ने अपने आप को शो कर दिया एक और चीज कि दुनिया में जहां भी आग लगी होगी, बेशक वो यूक्रेन है या ईरान है, उसकी वॉइस हम बनेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि युद्ध रुकवाया जाए। वैसे मोदी जी युद्ध रुकवाने की बात बोलते हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध रोका नहीं है। आप देखिए, ये भी विडंबना है। हमने बोल दिया कि हमने युद्ध विराम दिया है, बंद नहीं किया है, लेकिन दुनिया को मैसेज ये दे रहे हैं कि युद्ध का टाइम नहीं है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अब ये सारे मुद्दे बात करेंगे क्योंकि मोदी जी अगर कुछ करें इतना आसान नहीं हो सकता। अब आपको मालूम है दोस्तों कि यूएसए ने तो वही किया जो जिसका अंदाजा था कि उन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब्स को यूज किया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, और अनुमान यह लगाया जा रहा था कि खमेनी को मार दिया गया है। टोटल डिस्ट्रक्शन करी वहां पर। शाम तक हम वेट करते रहे कि कोई तो न्यूज आएगी, लेकिन खमेनी की कोई न्यूज नहीं थी। लेकिन अभी अभी उन्होंने रिलीज किया है 10 मिनट का वीडियो खमेनी का, जहां पर उसने बोला कि देखिए जी, अमेरिकन ने, इजरायली ने मिलकर हमारे ऊपर हमला कर दिया है। अब यह रिकॉर्डेड वीडियो भी हो सकता है जो पहले से रिकॉर्ड करके रखा हो, क्योंकि ईरान को मालूम था कि अमेरिका इसमें एंटर करेगा और ये बॉम्ब्स को यूज किया जाएगा, बंकर बस्टर बॉम्ब्स को। इट कैन बी, इट्स अ रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड वीडियो। और ये जो उग्रवादी होते हैं ये सारे ऐसा ही काम करते हैं। हमने पाकिस्तान के केस में हमने देख लिया। और इससे पहले कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी रिएक्ट भी कर पाती, मोदी जी ने काम कर दिया। काम ये किया, पर्सनली कॉल किया ईरान के प्रेसिडेंट को, जिसका नाम है मसूद। अब ये मसूद अजहर नहीं है, ये मसूद है। इसको फोन करने के बाद मोदी जी ने बोला क्या? उन्होंने पहले तो डीपली कंसर्न दिखाया आपको कि जी जो मिलिट्री एस्केलेशन हो रहा है, जो अमेरिका बीच में कूद गया है, ये अच्छा नहीं हुआ। मेरी आपके साथ पूरी की पूरी सहानुभूति है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई डी एस्केलेशन होना चाहिए। भाई ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, ईरान को बोल दिया तू अटैक ले ले, तू डी एस्केलेट कर ले,
तो डायलॉग कर ले, तो डिप्लोमेसी कर ले। यानी कि उसको अकल देने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी कि तुम्हें बातचीत करेगा तो तेरा जो नुकसान है वो कम होगा। मतलब कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आसिफ मुनीर ने बातचीत करी थी अमेरिकन के साथ कि भैया मुझे बचा लो, और उसके बाद क्योंकि वो बच गया है, अभी वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोल रहा है कि आपको मैं नोबेल पीस प्राइज देकर रहूंगा। पाकिस्तान नोबेल पीस प्राइज दिलवा रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट को। और ये प्रेसिडेंट कौन है मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरान रह जाएंगे। ये रिपोर्ट आई है अमेरिका से, इसके ऊपर डिटेल में मैं कल मंजरी जी के साथ वीडियो बनाऊंगा। वहां पर यह बोला जा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। उसको आइसोलेट कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। डिटेल में वीडियो कल बताऊंगा, आज सिर्फ टच कर रहा हूं। इसलिए मोदी जी ने फोन किया ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल आइसोलेटेड है अपने कंट्री में। उनके जो एडवाइजर्स हैं वो किसी से बात करने दे ही नहीं रहे, और वही काम करवा रहे हैं जो डीप स्टेट के लोग करवाना चाहते हैं। बहुत बड़ा धोखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो उन्होंने ईरान के ऊपर हमला बोला, उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी गई और उनसे ये काम करवाया गया। अब आते हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक इंपल्सिव आदमी है, उसे स्ट्रेंथ दिखाने की आदत है। उस चक्कर में उन्होंने ईरान को ठोक दिया, वहां पे अटैक कर दिया। वहां पर कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं है। अमेरिका बोलता है हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान फोटोज दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे तो कोई नुकसान है ही नहीं। अब वो ये पुरानी फोटोज भी हो सकती हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, विश्वास किसी ऊपर किया नहीं जा सकता, युद्ध का माहौल है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मोदी जी बात भी करते हैं ईरान के प्रधानमंत्री के साथ, और उसके बाद जानबूझकर वो ट्वीट भी करते हैं जहां पर वो बताते हैं कि भी मैंने बात करी, मैंने कंसर्न दिखाया, ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना नहीं चाहिए और डायलॉग और डिप्लोमेसी को यूज करना चाहिए। यहां पर पीस होनी चाहिए, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या आपको याद है यही कुछ शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोले थे जब हमारा युद्ध हो रहा था? पहले तो बोल दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर उसके बाद जब उनके अपने एसेट्स हमने तबाह कर दिए पाकिस्तान के अंदर, न्यूक्लियर एसेट्स, तो उन्होंने पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करनी शुरू कर दी। यानी कि मोदी जी ने सेम लैंग्वेज यूज किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह पर, तमाचा मारा उसके। ऐसे ही मोदी जी ट्वीट नहीं करते, ऐसे ही फोन नहीं किया युद्ध के बीच में। और यही भारत का डॉक्ट्राइन है नया, जिसको मैं मोदी नॉमिक्स बोलता हूं। और इस मोदी नॉमिक्स के पीछे 100 करोड़ भारतीय हैं, बाकी 30 तो पता है आपको वो भारतीय है ही नहीं। तो इसलिए जो 100 करोड़ भारतीय है वो इसी डॉक्ट्राइन को पसंद भी करता है। दोस्तों पहली बात ये आपको समझनी पड़ेगी कि ईरान को फोन क्यों किया और इजराइल को क्यों नहीं। इस युद्ध के बीच में आपने इजराइल को फोन करते हुए मोदी जी को नहीं सुना है। उसका कुछ रीजन है। पहली बात तो यह है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई ये कोई आज शुरू नहीं हुई, ये 1400 सालों की लड़ाई है। और 1979 के बाद ये और तेज हो गई जब खमेनी जैसे उग्रवादी आए, क्योंकि खमेनी ने 3 ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी कर दी, हिजबुल्लाह, हमास, हौतीस, और इनको शुरू किया कि आप जाकर बार बार इसराइल को तंग करते रहिए। वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने उग्रवादी खड़े किए हैं, JEM, जैश ए मोहम्मद एंड ऑल दिस, मोहम्मद के नाम पर जो ये गंद डालते हैं पाकिस्तानी है। ये लोग बोलते हैं सर ये तो गंद डालने वाले लोग हैं। लेकिन इस वक्त, इस वीक यूएस एंटर कर गया इस युद्ध के अंदर। लड़ाई 1400 सालों की ईरान और इजराइल की है, दोनों की हमारे से दोस्ती अच्छी है, और यूएसए बीच में आ जाता है। तभी बोल रहा हूं मैं आपको, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल के बीच में जो क्योस है, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल है, और तीसरी तरफ गल्फ की कंट्रीज हैं, उसके बीच में भारत है। और उसके अंदर अब एंटर कर गया नया प्लेयर यूएसए, जिन्होंने स्ट्राइक किया न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब ईरान, जो इजराइल के प्रधानमंत्री है, उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने बोला जो पीस है वो तभी आती है जब आप स्ट्रेंथ दिखाते हैं। ओनली स्ट्रेंथ कैन ब्रिंग पीस। ये नेतन्याहू बोल रहे हैं। आपको मालूम है मेरा वर्ड है नेतन्याहू के लिए। जब भी वो याहू बोलते हैं तभी नाम में याहू है। तब वो 2-4 बॉम्ब कभी हमास पे, कभी इजराइल पे, ईरान पे वो फेंक देते हैं। और अब मोदी जी ने इजराइल को छोड़ दिया और ईरान को किया। दोस्तों ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, और भारत जानता है कि ईरान के साथ हमारे एंशिएंट टाइज हैं। भारत के इजराइल के साथ टाइज नहीं थे। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पैलेस्टीन के साथ उन्होंने अपने रिलेशनशिप बनाया हुआ था।
लेकिन मोदी जी के आने के बाद हमें इजराइल की पावर का पता लगा, हमारे रिलेशनशिप का पता लगा, और उन्होंने शुरू किया। पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल के अंदर गए। उन्होंने पैलेस्टीन को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है मोदी जी ने, जबकि कांग्रेस उन उग्रवादियों को, हमास के साथ वो खड़ी हुई। सेंचुरीज की हमारी जो कल्चरल एक्सचेंज है, ट्रेड है, डिप्लोमेसी है, वो चलता रहा है ईरान के साथ। और 2005 में बीबीसी का एक रिपोर्ट है जहां पे बोला गया कि 71% ईरानियंस भारत को अपना बहुत करीबी मित्र मानते हैं। ये ईरान के लोग बोलते रहे 2005 में। किसकी रिपोर्ट है? बीबीसी की। अब 2023 पे आते हैं। 2023 में जो हमारा ट्रेड था ईरान के साथ, वो $5 बिलियन का था। लेकिन 5-6 साल पहले, उससे पहले 2023 से पहले, हमारा ये 14-15 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड था, और $9 बिलियन का तो तेल हम ईरान से खरीदते थे। लेकिन सैंक्शन लगने के बाद हमारा ये ट्रेड कम होता गया, क्योंकि अमेरिका ने बोला अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। अब दूसरा कॉइन देखते हैं। दूसरा है इजराइल। इजराइल के साथ आज की डेट में हमारा $9 बिलियन का सिर्फ डिफेंस रिलेशनशिप है। हम जितने हथियार हैं मॉडर्न, वो हम उनसे ले रहे हैं। ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, ये सब कुछ हम उनसे लेते हैं। आपने स्पाइस बॉम्ब्स का नाम सुना होगा, जो कारगिल में भी हमने यूज़ किए पाकिस्तान के बंकर्स के ऊपर, वो इजराइल से ही लिए थे। और इस बार भी हमने बहुत टेक्नोलॉजीज इजराइल से लेकर पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट करी हैं। यानी कि हम अपने वेपन्स को बिल्ड कर रहे हैं विद इजराइल। तो इजराइल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है या पार्टनर है दोस्तों। लेकिन इसके साथ में जो ट्रायंगल है, उसका तीसरा एंगल भी है, वो है गल्फ कंट्रीज। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये वो कंट्रीज हैं जहां से हम तेल और गैस खरीदते हैं। लेकिन इस युद्ध में ये उमा कंट्रीज होते हुए भी ये तीनों कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये किसके साथ खड़े हैं? ये ईरान के साथ नहीं, इजराइल के साथ खड़े हैं, और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अगर कोई मिसाइल या कोई ड्रोन इनकी एयर स्पेस के ऊपर से निकलकर वो इजराइल की तरफ जाता है ईरान का, तो उसे नष्ट भी किया जाता है इन कंट्रीज की तरफ से। यानी कि अब ओपनली हमने ईरान के साथ खड़े होकर एक दिखा दिया कि हमारे इनके साथ टाइज हैं, हम इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारा रिस्क भी पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ पर कश्मीर में, भारत में लग रही हैं, वो खराब होंगी। साथ में जो हमारे अलाइज हैं जैसे इजराइल है, उसको भी गुस्सा आएगा कि भाई तुमने मुझे छोड़कर ईरान को फोन कर दिया। ये दोस्तों सिंपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन मोदी जी जानते हैं कि डिप्लोमेटिक जो टाइट रोप होती है उसके ऊपर चलना कैसे है। ये पहली बार मोदी जी ने ऐसा काम नहीं किया है। मैं बार बार आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं। ये ट्रायंगल जो है, ये भारत को फंसा के रखता है। ईरान एक तरफ, इजराइल एक तरफ, गल्फ एक तरफ। अगर कांग्रेस होती इस टाइम पर, कांग्रेस ने एक ही काम करना था, घुटने टेकने थे गल्फ की तरफ। ना इजराइल को सपोर्ट करते, ना ईरान को, वो जाते गल्फ में ताकि तेल बंद ना हो जाए। लेकिन मोदी जी ने एक ही काम किया, एशियन फ्रेंड की भी रिस्पेक्ट रखी। डिफेंस एलाई इजराइल है, उसके साथ भी हमारा बैक चैनल के ऊपर काम चल रहा है। फ्रंट में मोदी जी सिर्फ फेस है, जो ईरान के साथ आज ये बातचीत करी है। और जो गल्फ है उसके साथ हमने अपना इकोनॉमिक लाइफलाइन ऑलरेडी 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट करे हुए हैं। आपके यहाँ पर तेल की कमी नहीं होगी। मैंने सुना है भारत में कई मीडिया वाले बोल रहे हैं अब तेल की कमी हो जाएगी, लोग जाकर तेल भरवा रहे हैं। पहली बात तो है कि आपका एक बार टैंकी भरवाने से कितने दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा। दूसरा, जो ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। हमारे कॉन्ट्रैक्ट 30-40 कंट्री से हैं जहां से हम तेल ले सकते हैं। अगर मिडल ईस्ट का तेल बंद हो भी गया, क्योंकि ये वाला जो पास है जिसको हरदूस पास बोलते हैं, अगर ये ईरान ने बंद कर भी दिया, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी ने ऑलरेडी बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स करे हुए हैं। प्लीज इस अफवाहों में मत जाइए कि यहाँ पे तेल की कमी हो जाएगी। और दूसरा, ना रेट बढ़ने वाला है, ना रेट बढ़ेगा, ना तेल की कमी होगी, इसलिए चिंता मत कीजिए। मोदी जी अगर आज ईरान को फोन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी स्ट्रेटजी वो गल्फ के साथ भी, ईरान के साथ, इजराइल के साथ, सबके साथ ट्रायंगल में भूमिका निभा रहे हैं, शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर, ईरान के साथ भी और इजराइल के साथ भी। दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि ईरान वो बर्बाद हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं चाहता हूं एक वीक ईरान जिसमें खुले पानी वो बंद मारा जाए। खुले पानी बोल रहा हूं आपको, समझ लीजिए, खुले
माली। तो ये आदमी का मरना जरूरी है ताकि ईरान में शांति आएगी, तो इस पूरे एरिया में भी शांति आएगी, क्योंकि ईरान का काम निपटाने के बाद फिर पाकिस्तान का काम निपटाना आसान हो जाएगा। उधर से अफगानी भी आपको मालूम है हमारी सपोर्ट करते हैं। बट एज फार एज इंडिया और ईरान है कंसर्न, आपको याद होगा कि जब तालिबान के लोग मुजाहिदीन भारत में आकर हमारे यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करते थे, तब ईरान और भारत दोनों इकट्ठे हुए थे इन तालिबानों के खिलाफ काम करने के लिए। तो उस वक्त भी भारत ने ईरान को चूज किया था, ना कि किसी और कंट्री को। तो ये है पूरी की पूरी डिप्लोमेसी मोदी जी की। मोदी जी ने एक ही काम किया है दोस्तों, हमने दोस्ती निभाई, हमने हिस्टोरिकल चीज़ों को निभाया, हमने आज के रिलेशनशिप को भी कायम रखा, और साथ में ये बोल दिया ये टाइम युद्ध का नहीं है, लेकिन हमने खुद अपना युद्ध बंद नहीं किया है। ये सिग्नल है वर्ल्ड को, ये कृष्ण जी का टाइम है। कृष्ण जी के टाइम में एक हाथ में होता है मोर का पंख, वो हम दुनिया को दिखाते हैं, और दूसरे उंगली पे होता है सुदर्शन चक्र, जो हम ऑन रखते हैं, बंद नहीं करते पाकिस्तान के लिए या किसी और दुश्मन के लिए। ये कृष्ण का टाइम है। मैं बार बार मोदी जी को मैं अपनी वीडियोस में बोलता रहा, मोदी जी महाभारत का टाइम है, श्री राम बनना बंद कर दीजिए। आपने श्री राम का मंदिर बना दिया, थैंक यू सो मच, लेकिन आपको कृष्ण बनना पड़ेगा। वही काम मोदी जी ने अब करना शुरू किया है। सिग्नल है वर्ल्ड को, ट्रंप को, कि ये टाइम वॉर का नहीं है, बुद्धा का है, ये टाइम कृष्ण का है। जहां पर मोर पंख भी चाहिए, जहां डिप्लोमेसी काम करेगी, वहां डिप्लोमेसी के लिए आप काम कीजिए, और जहां पर सुदर्शन चक्र लगेगा तो वहां पर सुदर्शन चक्र निकाला भी जाएगा। आज पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था, तब आपको मालूम है कि जो ग्लोबल पावर्स थी, चाइना, तुर्की, ईरान, इन्होंने ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट किया। उस वक्त भी भारत अकेला खड़ा हुआ, इस सारी ताकतों का हमने मुकाबला किया, वी स्टूड टॉल। और अब उस वक्त भी दुनिया हक्की पक्की रह गई थी हमारे मिलिट्री पावर को देखकर, और आज भारत की जो डिप्लोमेटिक पावर है वो भी दुनिया देखेगी। दोस्तों, इंडिया ने कॉल दे दिया एक ही चीज का, कि पीस होना चाहिए, ये युद्ध रुकना चाहिए, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, क्योंकि भारत को मालूम है ये स्पिल ओवर इतना बड़ा हो जाएगा अगर ये और बढ़ा तो। और इसीलिए मोदी जी ने कॉल किया ईरान को, मैसेज टू ईरान ऑल्सो एंड टू द वर्ल्ड ऑल्सो, कि प्लीज बंदे दे पुत्र बन जाओ। ये बंदे का पुत्र मैं रोज बोलता हूँ अपनी वीडियोज में, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि ईरान का अगर टूट गया, 3 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर ये स्पिल ओवर बढ़ गया तो ईरान टूट जाएगा, और ईरान अगर टूटा, इतने उग्रवादी निकलेंगे कि आपको संभालने मुश्किल हो जाएंगे। और दूसरा, जो रिफ्यूजीज निकलेंगे ईरान से, वो भागेंगे वहां से, वो सबसे पहला काम करेंगे, वो जाएंगे यूरोप में रोते हुए, और उसके बाद बोलेंगे हमें शरिया चाहिए, हमें खमेनी चाहिए। आपको मालूम है ये स्पिल ओवर इफेक्ट भारत में भी आ सकता है। ईरान के साथ हमारे टाइज हैं, हम उन्हें मना भी नहीं कर पाएंगे, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं ईरान के अंदर, जिसके थ्रू हम लोग सेंट्रल एशिया तक पहुंचना चाहते हैं ताकि हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, वो भी ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। इसीलिए हमने आज साइड लेना पसंद किया ईरान के साथ, क्योंकि हमें मालूम है, इजराइल को मालूम है कि वी आर विद इजराइल, बट इस वक्त हमने ईरान को दिखाया वी आर स्टिल योर फ्रेंड। दोस्तों, ये सिविलाइजेशनल बातें हैं जो मोदी जी ने करी हैं, एक बैलेंसिंग फैक्टर वो लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और यही चीज़ है जिसको मैं बोलता हूं कि इस कॉल से मोदी जी ने हिस्ट्री क्रिएट की है। हिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूं कि आप सभी सोच रहे थे कि मोदी जी इजराइल को कॉल करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करेंगे, उन्होंने ईरान को कॉल किया, और ईरान वो कंट्री है जो आइसोलेटेड है आज की डेट में, कंप्लीटली इन द वर्ल्ड। वैसे ही जैसे पाकिस्तान के युद्ध के टाइम पर हम आइसोलेटेड थे, वी वर फाइटिंग द वॉर अलोन, लेकिन हमें मालूम है जब आप आइसोलेट होते हैं तो आपको तिनके का सहारा होता है। मोदी जी ने वही किया है ईरान के साथ, और लॉन्ग टर्म में जाकर जब रेजीम चेंज हो जाएगी ईरान के अंदर, उसके बाद आप देखेंगे इसका फायदा भारत को सबसे बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत फर्स्ट का जो नारा है मोदी जी का, दैट इज ही इज कीपिंग इन द फ्रंट। हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, हमारा लॉन्ग टर्म ज़रूरत है इस एरिया के अंदर रजीम चेंज होने की ईरान के अंदर, लेकिन हमारा एक और मकसद भी है कि इसके टुकड़े इतने ना हो जाएं कि जैसे पाकिस्तान के भारत और बांग्लादेश के 2 टुकड़े हुए थे, अब दोनों हमारे लिए नासूर बन गए हैं। अगर यहाँ पर 5 या 6 टुकड़े हो गए तो यहाँ पे चाइना तांडव करेगा,
पाकिस्तान की जो है बल्ले बल्ले होगी और अमेरिका अपना बेस बना के बैठ जाएगा। अगेन इट इज़ गोइंग टू बी अ बिगर प्रॉब्लम। अभी मैंने बर्मा के ऊपर पूरा स्टडी किया है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि बर्मा के अंदर अराकान आर्मी के अगेंस्ट रोहिंग्यास को आर्म्स एंड एमुनिशन दे दिया गया है अमेरिका की तरफ से। अब वो चाहते हैं कि बर्मा में इतनी आग बढ़े कि वहाँ के लोग जो रोहिंग्यास हैं वो भागकर भारत में आए और यहाँ पर गन डालें। इसके ऊपर डिटेल में मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए ये सारा कुछ देखते हुए दोस्तों इतना कुछ हो रहा है हमारे बैकग्राउंड में, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इन सबको देखते हुए मोदी जी ने ये कॉल ईरान में दिया है। नाउ यू अंडरस्टैंड ये कॉल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।